Assalamu alaikum. My name is Khadija Farooq and today we are going to talk about international law. International law है क्या? इंटरनेशनल लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी? इंटरनेशनल लॉ बना कैसे? इंटरनेशनल लॉ आज का कॉन्सेप्ट है या ये कोई 4000 साल पुराना कॉन्सेप्ट है? अगर ये 4000 साल पुराना कॉन्सेप्ट है तो ये तब कैसे बना था? ये आज इंटरनेशनल लॉ कैसे बना? इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज के इस टॉपिक में. So today we will talk about the introduction, meaning, definition, history, traces, basis, views, theories, sources, and the growth of international law. So let's move towards the topic. International law, जो कि कोई 200-250 साल पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, ये 4000 साल पुराना कॉन्सेप्ट है जिसके ट्रेसेस हमें 4000 साल पहले से मिलते हैं. इसका नाम 1879 में रखा सर जेरेमी बेंथम ने अपनी बुक के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने फर्स्ट टाइम यूज किया प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन के अंदर इंटरनेशनल लॉ. एज द वर्ड शोज, इंटर एंड नेशन, यानी कि नेशंस के दरमियान, डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान मौजूद रिलेशंस को डील करना है. सो इंटरनेशनल लॉ का नाम 1879 में रखा गया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट उससे पहले मौजूद था जिसको हम लॉ ऑफ नेशंस के नाम से जानते थे. तो इंटरनेशनल लॉ, जिसका हमेशा से एक कॉन्ट्राडिक्टरी रोल रहा है नेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ से, क्योंकि वो लॉ ऑफ नेशन है. एंड इंटरनेशनल लॉ, जिसको हम पहले लॉ ऑफ नेशंस बोलते हैं, यानी कि बिटवीन नेशंस, और म्यूनिसिपल लॉ या नेशनल लॉ विच मीन्स फॉर अ स्पेसिफिक लोकेलिटी, यानी कि वो अपनी टेरिटरी से बाहर नहीं निकलते. और इंटरनेशनल लॉ दैट मीन्स इंटरनेशनली, ग्लोबल लीगल सिस्टम के अंदर ग्लोबली चलता है, जो उसको हम इंटरनेशनल लॉ बोलते हैं. ओके, सो प्राइमरी टूल फॉर द कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी कि इंटरनेशनल लॉ अपना कंसर्न शो किन चीज़ों के लिए करेगा, वो किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. फॉर द ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, एनवायरनमेंट, यानी कि अगर हम लोगों को ये चीज़ पता है कि ओजोन डिप्लीट हो रही है तो उसको इंटरनेशनली लेकर चलने के लिए कि हम लोग क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे. CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स होंगे, गाड़ियों का पेट्रोल किस तरह यूज़ किया जाएगा, इन सब चीज़ों को इंटरनेशनली अवेयर करने के लिए हम लोग इंटरनेशनल लॉ को यूज़ करते हैं. तो उसके बाद वी हैव एक्स्ट्राडिशन. दैट मीन्स एक क्रिमिनल किसी भी एक स्टेट का दूसरी स्टेट पर चला जाता, तो हम उसको वापस किस तरह लेंगे? थ्रू द लॉ ऑफ एक्स्ट्राडिशन. इसके बाद फॉर द इम्यूनिटीज ऑफ अलायंस एंड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ नेशंस. उसके बाद चलते हैं बेसिस, ट्रेसेस, हिस्ट्री एंड द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल लॉ. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सुलह हुदैबिया की, जिसके अंदर एक ट्रीटी हुई थी बिटवीन मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स, और यही ट्रीटी बेस बनी थी इंटरनेशनल लॉ की, जिसके अंदर दो डिफरेंट स्टेट्स के बीच, मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स के बीच ट्रीटी हो गई थी, विच वॉज ऑल्सो नोन एज पीस ट्रीटी. उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों को इंटरनेशनल लॉ के ट्रेसेस कहाँ से मिलते हैं. हम लोगों को ग्रीक से इसके ट्रेसेस मिलते हैं, जहाँ पर हम लोगों को एक पीस ट्रीटी मिलती है देखने को, जो कि थी एथेंस के साथ. सो हम लोगों को हिस्ट्री में सुलह हुदैबिया से बेस मिलती है, एंड देन ग्रीक से ट्रेसेस मिलते हैं. उसके बाद हम लोग चलते हैं इसकी ग्रोथ की तरफ कि कौन से ऐसे केसेस थे, कौन से ऐसे ट्रीटीज थी, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनसे हम लोगों को नज़र आता है कि इंटरनेशनल लॉ को ग्रोथ मिल रही है. सो यहाँ पर हमने देखा कि इंटरनेशनल लॉ क्रिएट हो चुका है. अब हम कुछ ऐसे केसेस देखते हैं जहाँ पर हम लोगों को इंटरनेशनल लॉ की वैलिडिटी थोड़ी सी नजर आती है, जिससे हम लोगों को पता चलेगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इंटरनेशनल लॉ कैसे स्ट्रॉन्ग होता गया इन केसेस और इन ट्रीटीज की वजह से. ओके, सो द फर्स्ट वन इज, जो हम लोगों को यहाँ पर मिलता है वियना कन्वेंशन के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों को ये चीज़ देखने को मिलती है कि अगर किसी भी दो स्टेट्स के दरमियान लड़ाई हो जाती है, तो इट वाज कंफर्म कि उनके डिप्लोमेटिक एजेंट्स और उनके एम्बेसडर्स को ख़त्म ही करना है. भाई वो वहाँ पर मौजूद है, दे डोंट हैव एनी इम्यूनिटी, और उनको कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि वो अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उस स्टेट के साथ उनकी जंग हो गई है. सो इट वॉज कन्फर्म फ्रॉम द इंटरनेशनल लॉ कि उनको इम्यूनिटी दी जाएगी डिप्लोमेटिक एजेंट्स को और एम्बेसडर्स को, जो किसी भी स्टेट दूसरी के अंदर होंगे अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए. यानी कि अगर किसी स्टेट की लड़ाई हो जाती है किसी दूसरी स्टेट के साथ, तो उनके डिप्लोमेटिक एजेंट्स को और एम्बेसडर्स को हार्म नहीं किया जाएगा. हम लोगों को ये चीज़ मिली वियना कन्वेंशन के अंदर. सो द नेक्स्ट वन वॉज फ्रॉम द नेवल वॉर्स, जिसके अंदर हम लोगों को ये चीज़ मिल रही कि अगर दो मुल्कों की नेवल वॉर हो जाती है तो उसके अंदर
किन किन बातों और किन किन चीजों से प्रोहिबिट किया जाएगा खुद को। यानी कि इट वॉज प्रोहिबिटेड टू अटैक ऑन अनडिफेंडेड पीपल। और अनडिफेंडेड लोगों के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, यानी कि सरेंडर कर लें जो औरतें, इंजर्ड एंड द ड्राउनिंग पीपल। ओके, सो द नेक्स्ट वन वाज सिंकिंग शिप्स। सिंकिंग शिप्स जिसके अंदर इंटरनेशनल लॉ ने ये चीज कंफर्म की कि कोई भी ड्राउनिंग शिप या सिंकिंग शिप जो ऑलरेडी सिंक कर रही है, चूंकि वो खुद को डिफेंड नहीं कर सकती, इस वजह से उन पर हमला नहीं किया जाएगा, या अगर उनके साथ जंग चल भी रही है तो वो खत्म कर दी जाएगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है जिनेवा कन्वेंशन, जिसके अंदर हम लोगों को ये चीज मिली थी कि चलो नेवल एरियाज का कवर हो गया, अब लैंड एरियाज के अंदर किस तरह रेस्क्यू किया जाएगा, किस तरह प्रोटेक्ट किया जाएगा। इंटरनेशनल लॉ ने ये चीज कंफर्म की कि अगर कोई बंदा आपको जंग के दौरान इंजर्ड मिल जाता है तो यू विल रेस्क्यू दैट पर्सन और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे। सो द नेक्स्ट वन इज ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, जो कि हमारे पास 1999 के अंदर आया था। इसके थ्रू ही हम लोगों की वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई थी। इस एग्रीमेंट को, इस ट्रीटी को करने के बाद वर्ल्ड वॉर 1 को ख़त्म कर दिया गया था। तो हम लोग यहाँ से इंटरनेशनल लॉ की इम्पोर्टेंस का पता लगा सकते हैं कि इसकी वजह से एक वॉर ख़त्म हो गई। उसके बाद 1945 के अंदर हमारे पास एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएनओ हुई, जिसके अंदर 3 मेजर पावर्स ने मिलकर, जिसके अंदर यूएन, यूएसए एंड सोवियत यूनियन शामिल थी, मिलकर सैन फ्रांसिस्को के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का फैसला किया। जिस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का मेन मकसद था टू प्रोवाइड पीस एंड सिक्योरिटी, टू डेवलप फ्रेंड रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स, टू प्रोवाइड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जहां पर इश्यूज रिसॉल्व कर सके पूरी दुनिया के बिटवीन स्टेट्स जो इंटर रिलेटेड इश्यूज होंगे, सो दैट टू अवॉइड वॉर एंड प्रोवाइड पीस। क्योंकि लॉ का मेन मकसद पीस प्रोवाइड करना ही है। कोई भी अप्स एंड डाउन्स को कवर करके, लूप होल्स को मैनेज करके पीस प्रोवाइड करना, इट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी लॉ, वेदर इंटरनेशनल, म्यूनिसिपल, नेचुरल और नेशनल लॉ। उसके बाद 1948 के अंदर यूएनओ ने ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर किए और कंफर्म किया कि तमाम स्टेट्स इन राइट्स को फॉलो करेंगी और फुलफिल करेंगी। सो इन सब चीज़ों की बुनियाद पर इंटरनेशनल लॉ डे बाय डे ग्रो करता गया और स्ट्रॉन्ग होता गया, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ ने इंटरनेशनली जो लॉ के अंदर या पीस के अंदर या मेंटेनेंस के अंदर लूप होल्स थे उनको फुलफिल कर दिया था, उन गैप्स को कवर अप कर दिया था, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लॉ इन सब चीज़ों की बुनियाद पर एक स्ट्रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ बन गया था। Firstly, we will discuss sources of international law, जिसके अंदर treaties, judicial customs and writings of qualified publicists। तो हम sources को डिटेल में नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तब तक हम डिस्कस करते हैं impacts of international law, जिसके अंदर फर्स्ट वन इज रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ आर लीगली बाइंडिंग, यानी कि कोई भी 2 स्टेट्स जिनका कोई डिस्प्यूट इंटरनेशनल लॉ के थ्रू सॉल्व हुआ है वो उनकी कॉन्सेंट पर हुआ है। सो द कॉन्सेंट ऑफ द स्टेट मेक्स देम रिस्पॉन्सिबल कि अगर वो चीज़ वायलेट होती है तो वो दोनों स्टेट्स में से जो स्टेट वायलेशन करेगी वो पनिशमेंट के लिए लायबल होगी, यानी कि दोनों में से जो भी स्टेट वायलेट करेगी किसी भी रूल को तो उसको पनिशमेंट मिल सकती है, यानी कि अकाउंटेबिलिटी हो सकती है उन दोनों स्टेट्स की आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट वन इज अवॉइडेंस ऑफ अनदर कैटास्ट्रोफिक वॉर, विच शोज कि इंटरनेशनल लॉ की ये अचीवमेंट है कि फर्स्ट 2 वर्ल्ड वार्स के बाद वर्ल्ड वार 1 और 2 के बाद थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हो सकी बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सो द लास्ट वन इम्पैक्ट इज आईसीजे विच इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। स्टेट्स के आपस में डिस्प्यूट्स आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर डील होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन इज थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर और कौन कौन से थ्योरीज और कौन कौन से लॉज हैं जो मौजूद हैं। फर्स्ट वन इज कस्टमरी लॉ, बिकॉज इंटरनेशनल लॉ इज बेस्ड ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग एक्चुअल प्रैक्टिसेस। उसके बाद कन्वेंशनल लॉ, because most of the part of international law is based on conventions यानी कि treaties and agreements। उसके बाद imperative law यानी कि enforced upon states by international opinions, and then natural law
जिसके अंदर हमें नेचुरल जस्टिस देखने को मिलती है, जिसकी वजह से तमाम स्टेट्स इसको एक्सेप्ट भी करती है। Whether international law is a law or whether it is not a law. So the next thing is views about international law. यानी कि ऑस्टिन का कहना है इंटरनेशनल लॉ तो लॉ है ही नहीं, क्योंकि ये लॉ की डेफिनेशन पे पूरा ही नहीं उतरता। क्योंकि ऑस्टिन ने कहा लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरन, और इंटरनेशनल लॉ को तो किसी सॉवरन ने कमांड के तौर पर पेश किया ही नहीं। तो हमारे पास ऑस्टिन के थ्रू इट इज नॉट अ लॉ। एंड देन ओपनहाइम जो ये बात कहता है कि वायलेट वही चीज़ होती है जो मौजूद होती है। अगर इंटरनेशनल लॉ वायलेट हो सकता है दैट मीन्स इंटरनेशनल लॉ मौजूद है, किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस है जो वायलेट होती है, तो इट इज़ लॉ। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट्स एंड हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट्स आएंगे। वेदर इंटरनेशनल लॉ इज़ अ प्रॉपर लॉ और नॉट।